एक दो दिन में महसूस किया कि लोग बहुत घबराए हुए हैं। इसलिए भी घबराए हुए हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में अभी स्वाति ने कहा कि ये तमाम चीज़ जो सरकारों के जिम्मे होती थी, उनके कांधों पर होती थी, अब वो नागरिकों के कांधों पर आ रही, यही हुआ है। तो दूर दराज साउथ ईस्ट की जो स्टेट्स थी, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, वहाँ क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता था। लोग पूरे पिछले 20 साल से मैं ये सुनता रहा कि गुजरात जो है आरएसएस की लेबोरेटरी है, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से तो पता ही चल रहा है गुजरात तो लेबोरेटरी कभी थी नहीं, शायद आसाम लेबोरेटरी थी। तो आसाम में जो हो चुका वो पूरे देश में करना चाहते हैं। ये कोई वोटर आईडी का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये छुपे तौर पर बल्कि अब खुले तौर पर ये एक तरह के एनआरसी ही है जो ये लोग करना चाहते हैं। इस वजह से भी लोग पैनिक में हैं, क्योंकि वहां जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन देने की जिम्मेदारी नागरिकों पे डाली गई थी, इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन देने की जिम्मेदारी बिहार में भी नागरिकों पे डाली गई और हमारे 12 राज्यों में नागरिकों पे डाली गई। इसलिए इसको बस इस तरह वोटर आईडी के साथ जोड़कर नहीं, बल्कि हमें इसको छुपी हुई बल्कि खुली हुई एनआरसी के तौर पर देखना चाहिए। और ये बहुत सेंसिटिव इशू है। तमाम जो संगठन है, हम जैसे लोग हैं, आप जो लोग हैं, वो तो हम लड़ेंगे, लेकिन असल लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है, और पॉलिटिकल लड़ाई रोड पे लड़ी जाती है और पॉलिटिकल लोग ही लड़ सकते हैं। तो उनको ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास हमें दिलाना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके वोटर हैं। तो आज वो यहाँ नहीं आए हैं, तो हो सके तो हम अगर वहाँ जाना पड़े या दूसरी तीसरी मीटिंग करनी पड़े तो हमें दूसरी तीसरी मीटिंग करके उनको ये जो इशू है उसको सामने रखना पड़ेगा। वो 100 लोगों की ट्रेनिंग करा रहा है, जो पीएलओ की ट्रेनिंग देने वाले हैं ऐसे अधिकारियों से मिलके। तो तब मैंने भी उनको बोला कि भाई हमारे जोआपुरा और बाकी सब एरिया हैं, तो जो लड़के एजेंट तरीके या लड़कियां जब बूथ पे बैठती है तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाए। तो क्यों ना अभी से हम इनके फॉर्म भर दिए जाए और वो लड़के लड़कियां या जो भी हम लोग हैं हम सब वो ट्रेनिंग लें, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात ये है, अहम बात, कि ये लोग जब बीएलओ के फॉर्म भरने आएंगे, घर पे जब सर्वे करने आएंगे, तो क्या गारंटी है कि वो अधिकारी असली है कि नकली है? क्योंकि आरएसएस बजरंग दल के जिस तरह से लोग नकली पुलिस बन के जिस तरह बहियल में और बाकी जगह हमने देखा कि जो जुल्म कर रहे हैं, तो वो आएंगे तो नकली बीएलओ बन के भी आएंगे और गलत रिश्ते फॉर्म भी भरेंगे और नाम भी कमी करेंगे। तो हमको उनका आईडी प्रूफ देखना पड़ेगा और ईसीएल का जो लोगो होता है। देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर समरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू करने के ऐलान के बाद देश भर में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। इसी सिलसिले में अहमदाबाद में एपीसीआर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के गुजरात प्रमुख एडवोकेट शमशाद पठान की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के कई बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों और कानूनी विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में प्रक्रिया के सामाजिक और कानूनी प्रभावों पर विस्तार से चर्चा हुई। एडवोकेट शमशाद पठान ने कहा कि यह जरूरी है कि आम जनता इस प्रक्रिया को समझे और अपने अधिकारों को लेकर सजग रहे। एपीसीआर का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था का लाभ मिले। इलेक्शन में पाई जाती है। जब भी कोई इलेक्शन होता है तो हम देखते हैं कि उसमें किसी का नाम गायब है, किसी बूथ से फला का नाम गायब है। तो जिस वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग में पहले से ही कमजोरी तो होना तो ये चाहिए था कि उस कमजोरी को पहले दूर किया जाए कि हर इलेक्शन के मौके पर तुम्हारे लिस्ट के अंदर से वोटर गायब कैसे हो जाते हैं। जिन वोटरों ने पिछले इलेक्शन में वोट डाला है, अगले इलेक्शन में उनके नाम गायब होते हैं। तो ये कमजोरी है जिसको दूर करना चाहिए था। तो बजाय इस कमजोरी को दूर करने के एक नई चीज ला दी गई बगैर किसी तैयारी के। पहले दूसरी चीज ये है कि लोगों के डॉक्यूमेंट सही नहीं है। बड़ी तादाद में लोग हैं कि जिनका नाम यहाँ अलग है तो वहां स्पेलिंग की मिस्टेक है और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है। जिन लोगों के अभी डॉक्यूमेंट मुकम्मल नहीं है उन पर एसआईआर थोपा जा रहा है अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए। तो चुनाव आयोग को पहले अपनी कमजोरी इस लाइन से दूर करनी चाहिए। तीसरी चीज ये करनी चाहिए थी कि आवाम के अंदर अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाए। आवाम में कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम नहीं लाया गया, उन्हें डॉक्यूमेंट की लाइन से तैयारी की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दी गई कि आपको क्या करना चाहिए। फौरन बस एक डिसीजन इतनी जल्दबाजी में लिया गया कि गोया सरकार अपने मातहत रहने वाले नागरिकों और हालात से नावाकिफ है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे नागरिकों के डॉक्यूमेंट की क्या हालत है। जैसा कि बताया कि कई लोग जो भाड़े के मकान में दे रहे हैं
किराए से रह रहे, जिनके कोई घर नहीं है, वो डॉक्यूमेंट का क्या करेंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है निशान है चुनाव आयोग पर, जो SIR के लिए जो सरकार ने दिया है। इसी तरीके से एक बात जो बार बार कही गई और खासकर शमशाद भाई ने जो कही है कि बूथ लेवल के हिसाब से जो काम हो सकता है बहुत आसानी से होगा, और इसको जितना अच्छी तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती हो, कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि देखिए इलेक्शन भी नजदीक है और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने बूथ की तैयारी में लगी हुई हो, तकरीबन तैयारी कर चुकी होगी या कर रही होगी, तो वो अपने बंदों को इस काम में लगाए, लोगों को अवेयरनेस के अंदर, डॉक्यूमेंट की तैयारी के लाइन से, और जो भी आवाम को हमारी जरूरत पड़ सकती हो तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने जो बूथ लेवल की जो कमेटी है, जो भी है, उनको इस काम में लगाते, तो इसका फायदा बहुत अच्छा होगा। जैसा कि शमशाद भाई ने बताया कि हमारे लिए वो 10-15 दिन का काम भी नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। पूरे अहमदाबाद में तमाम मैंने माइनॉरिटी साथियों को गुजारिश की है और यह वचन दिया है कि अहमदाबाद के अंदर गोमतीपुर वार्ड जो है, शमशाद भाई खास आपका फोन आने के बाद काफी कुछ मैंने सोचा और मुझे ऐसा लगा कि आपने पूरे शहर और पूरे गुजरात की अगर जवाबदारी ली है तो कहीं ना कहीं मैंने गोमतीपुर वार्ड की जवाबदारी ली है। इंशाल्लाह जितने कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारी पार्टी से जुड़े हैं, किसी भी पक्ष में मानने वाले हो, पक्षा पक्षी की बात तो बाद में भी हो जाएगी, अपनी जवाबदारी समझ के BLO को साथ में लेकर इस काम को करेंगे, ऐसा मैंने वादा किया है। आपके यहाँ पर भी काफी सूझबूझ वाले लोग बैठे हैं, काफी साथी बैठे हैं, लीगल सेल भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैं यहाँ आए हुए तमाम साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि हम लोग अगर किसी NGO से हैं, किसी संस्था से, किसी तंजीम से हैं, यहाँ तक अगर हम किसी मदरसे से हैं, हम अगर किसी गुरुकुल से, किसी आश्रम से जुड़े हैं, तो आज की तारीख में पहली हमारी जवाबदारी है हमारे संविधान को बचाने की। और कहीं ना कहीं आज रोज, जैसा कि एक साथी ने बताया कि ये सरकार ने हर 3 महीने में हमें लाइन में कैसे लगाना, यही एक मन बना रखा है। उसी में मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है, इंशाल्लाह वही मैं आपको शेयर करूंगा। तो लाइन में लगा रखा है, लेकिन कब कहा किस लाइन में हमें लगना, ये भी शऊर हमें होना चाहिए। वास्तव में मैं ये मानता हूं कि इस समय वो समय आ चुका है कि आज अगर जरूरत पड़े तो हमारे मौलवी हजरात भी, हमारे साथी भी, हमारे बुजुर्ग भी, हमारी बहनें भी लाइन में लगे और लोगों को समझाकर लाइन में लगाकर अपना हक दिलाए। ये बात मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। मैं जैसे हर संकट में कोई अवसर आता है, मैं इस बात पे नहीं मानता हूं कि ये केवल राजनीतिक पार्टियों की जवाबदारी है। अगर आप लोकशाही में मानते हैं, आप एक डेमोक्रेसी के अंदर एक आंदोलन और एक उस सभ्यता को मानते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है और ये ज़रूरी है कि हमारी नागरिक समाज के लोग इस चीज़ में बड़े पैमाने पे उतरें। उसकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, उसका क्या क्या स्वरूप होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूर चर्चा में जब हम कार्य शिविर होगा उसके लिए वो करेंगे। मगर ये क्यों ज़रूरी है, इसलिए मैं ये इस बात को, स्वाति जी ने इस बात को उठाया, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ, ऑर्डिनेंस शाह करके एक बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने उसके ऊपर किताब लिखी है, उसमें इन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से जब, क्योंकि लोग हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का तकाजा ये था कि वो एक लोकशाही, जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम खड़ा करने की थी। तो उस टाइम पे ये हुआ कि जैसे राष्ट्र के अंदर कोई भी रहेगा, आपकी सीमा के अंदर जो रहेगा वो वहाँ का सिटीजन होगा। एडवोकेट शमशाद पठान, स्टेट प्रेसिडेंट APCR गुजरात। देखिए, आज जो कार्यक्रम रखा गया है, ये आने वाले दिनों में गुजरात सहित 12 राज्यों के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर्स के ऊपर ये जवाबदारी डाली है कि वो ये बताएं कि वो एलिजिबल वोटर हैं या नहीं हैं, उसको किस तरह से टैकल किया जाए और किस तरह से जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का टूल बन के डिलीट ना करे, उस तरह वो डिलीशन से कैसे उन वोटर्स को बचाया जाए, उसके लिए मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग का मकसद ये था कि आने वाले दिनों में गुजरात में 4 नवंबर से लगाकर 4 दिसंबर के बीच में जब बूथ लेवल ऑफिसर एनुमरेशन फॉर्म लेकर लोगों के घरों तक जाएंगे, तो उस वक्त कैसे एक सिविल सोसाइटी के लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोग लोगों की मदद करें और उस इनॉमिनेशन फॉर्म को सही ढंग से
भरवाने में और BLO से उसका रिसिप्ट लेने में लोगों की मदद करें, उसके लिए ये कार्यक्रम था। और इसके बाद भी अगर कोई लोग किसी वजह से उनका इनोमरेशन फॉर्म भरा हुआ होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ERO साहब अगर उनका नाम निकाल देते हैं ड्राफ्ट रोल से, तो उस ड्राफ्ट रोल को देखने के बाद जिनके नाम निकले हैं तो उनकी अपील फाइल करना, उनके नामों को वापस दाखिल करवाना, ये तमाम काम सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलकर पूरे गुजरात में किस तरह से कर सकते हैं और कितना जल्दी कर सकते हैं, ताकि एक आम दबा कुचला नागरिक जो है, जिसकी 2 वक्त की रोटी इंतज़ाम करना उसके लिए मुश्किल है, वो किस तरह लाइन में लगने से बचे और उसका कम समय में उसका एक महत्वपूर्ण काम जो उसके पास वोटिंग का अधिकार है, जिससे उसको सरकार चुनने का अधिकार मिलता है, वो बचा रहे और लोकतंत्र का आवाज़ मजबूत हो। इसलिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। शमशाद भाई, जिस तरीके से 2002 के जो वोटर लिस्ट उसको आधार बनाया गया, इसके अंदर उत्तर प्रदेश में 2003 को आधार बनाया गया। 2002 में जब दंगे हुए थे, कई सालों तक लोगों ने अपने नाम रजिस्टर नहीं करवाए थे वोटर लिस्ट के अंदर, या जिनके नाम रजिस्टर थे वो अब उस जगह पर नहीं है, वो लोग कहीं चले गए हैं। तो ऐसे में क्या इसको भी चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए कि आधार जो 2002 का रखा है उसको बदला जाए, 2003 या 2004 का कुछ किया जाए? देखिए, मुझे याद नहीं क्योंकि हम लोग उस वक्त छोटे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि उन्होंने 2002 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन गुजरात में किया था, इसीलिए जो लास्ट इंटेंसिव रिवीजन है वो ही इसका मापदंड होगा। और पूरे भारत भर में जहाँ पे लास्ट इंटेंसिव रिवीजन है, इसीलिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग कट ऑफ डेट है, तो वो शायद नहीं चैलेंज हो पाएगा। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि 2002 की जो लिस्ट है उसमें जो लोगों के नाम है उससे मैच करते हुए, और अगर लोगों के नाम नहीं है तो उनके माँ बाप, भाई बहन या रिश्तेदारों के नाम है उससे मैच करते हुए लोगों के नए इनोमरेशन फॉर्म में एपिक नंबर दिए जाएं, उनका भाग नंबर और विधानसभा दी जाए, ताकि लोगों को सीधे तौर पर उनके वोटिंग राइट बचें। ये कम गुंजाइश आए कि डॉक्यूमेंट देने की जवाबदारी कम आए। सर साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से देखा जाए चुनाव आयोग एक टूल किट बन के रह गया है। बीते दिनों SIR को लेकर जब मीटिंग रखी गई थी तो गुजरात के कुछ राजनीतिक दलों को बुलाया ही नहीं गया था। क्या मैसेज दिया जाता है कि मतलब आप नहीं है हमारे लिए? ऐसा देखिए, जो कानून है, और आज जब मैंने सुबह भी यहाँ मीटिंग शुरू होने के पहले जो पूरे गाइडलाइंस को पढ़ा है, उसमें ये कहते हैं कि रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया जाएगा। अब रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं बुलाया गया है तो उनकी तरफ से कोई बयान भी नहीं आता है, ना उनकी तरफ से इस पूरी प्रक्रिया को चैलेंज किया जाता है, क्योंकि गाइडलाइन में बहुत क्लियर है कि आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग्स को साइन करवा के रखना है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे वहाँ कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है और उनको नहीं बुलाया गया है, उनको प्रॉपर इन्विटेशन नहीं मिला है, तो उसको चैलेंज करने की जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की है। और इसीलिए आज की मीटिंग्स में हम ये चाह रहे थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आएँ। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आए हैं, कुछ नहीं आए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनसे बात करें और उनको ये कहें कि आपके पास ये अथॉरिटी है, आप आम लोगों से ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से इलेक्शन कमीशन के साथ डायलॉग कर सकते हैं और काम करवा सकते हैं उससे। तो वो एक सवाल ये भी है कि मुस्लिम नेतागिरी इस पूरे मामले में खामोश है। हालांकि ये मामला मुस्लिम से जुड़ा नहीं है, लेकिन दिक्कतों का सामना खासतौर से इन्हीं समुदाय को होगा, क्योंकि दंगों के बाद से सबसे ज़्यादा तो विस्थापित हुए थे वो यही समुदाय। देखिए, मैं सीधे तौर पे मानता हूँ कि जब हम ये मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के टूल किट के तौर पे काम कर रहा है, तो वो वैसी कोशिश उसकी लगातार रहेगी कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, जिसमें बीजेपी के नेता खुले तौर पे कहते हैं कि मुसलमान उनको वोट नहीं कर रहे हैं। बिहार में आप चुनाव में देखेंगे कि उनके बहुत बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं करता, और मुसलमानों को गाली तक इस नाम पर दी जा रही है। तो ये बहुत क्लियर है कि अगर वो मानते हैं कि वोट नहीं करता है, तो उनकी तरफ से तो ये कोशिश होगी कि मुसलमानों के, दलितों के, आदिवासियों के और वैसे तमाम लोग जो इनके सो कॉल्ड डेवलपमेंट से खुश नहीं हैं, उन तमाम लोगों के वोट काटे जाएंगे, और ये कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर वोट की कटौती हो और उनके लिए 156 जो है वो 182 बन जाए।
अच्छा, मौजूदा जो चुनाव आने वाले हैं म्यूनिसिपैलिटी के और गुजरात भर में जो अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव आने वाले हैं, क्या वो इस SIR से प्रभावित होंगे? देखिए, फरवरी में इसकी लास्ट फाइनल रोल डिक्लेयर होगा। तो जब चुनाव जो है, क्योंकि एक बार SIR हो रहा है, जब तक फाइनल रोल डिक्लेयर नहीं होगा तब तक कोई भी कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं होगा, जो कि जनवरी में शायद फरवरी में डेट ख़त्म हो रही थी। तो फाइनल रोल के बाद ही जो इलेक्शन है वो शायद अनाउंस होगा। तो डेफिनेटली वो डिस्टर्ब होगा, 2-4-6 महीने हो सकता है कि और ज़्यादा प्रोलोंग हो कॉरपोरेशन के चुनाव। सर, जब BLO घर पर आएंगे विजिट पर, तो किन बातों का ख्याल रखना है? जब BLO आपके घर पे आएँ तो बहुत इज़्ज़त और एहतराम से उनके साथ आप बात कीजिए। उनसे आप 2002 की यादी पहले मांगिए कि 2002 की यादी में आप हमारा नाम दिखाइए। उनके साथ बैठ के अपने नाम को ढूंढ लीजिए। तो आपका भाग नंबर और क्रम जहाँ पे भी है आप उनको बताइए। आपके BLO के पास शायद फ़ोटो वाली यादी होगी, तो अगर भाग नंबर से और उससे नहीं पता चल रहा है तो शायद फ़ोटो से पता चल जाए कि ये आप हैं कि नहीं हैं। तो वो आप देख के चेक कर सकते हैं। और फिर जो इनोमरेशन फॉर्म है वो अगर BLO से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भर के दे देंगे। और भरने के बाद आपको ये ज़रूरत है कि BLO के पास से उसका एक रिसिप्ट ले लें। फॉर्म के नीचे ही साइन करके BLO आपको एक रिसिप्ट देंगे। वो रिसिप्ट अपने पास रखिए ताकि जब आपका नाम ना हो, क्योंकि एन्यूमरेशन फॉर्म जिसका जमा नहीं होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि नहीं चलेगा, हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। एन्यूमरेशन फॉर्म जमा होना सबसे मस्ट है। इसीलिए एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं हुआ ये कह के अगर डिलीट हो जाएगा तो फिर आपको सिर्फ फॉर्म 6 भरना होगा। उसके बाद आप अपील या होकर के अपना नाम वापस ऐड नहीं करवा सकते। आप नए मतदार के तौर पे आ सकते हैं, लेकिन आपका पुराना जो स्टेटस है मतदार वाला वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आपका एनोमरेशन फॉर्म भरा जाए, इसकी खास एहतियात रखने की ज़रूरत है। तो नए मतदार में और पुराने मतदार में उसमें क्या चीज़ें हैं? कुछ चीज़ें कम हो जाएगी अधिकारों में या क्या रहेगा? नए मतदार के लिए पुराने मतदार जो होंगे 2002 से जो वेरीफाइड होंगे उनको डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो नए मतदार होंगे उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन ERO करेगा और ERO के पास ये अधिकार होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का भी वो वेरिफिकेशन करे और वो ये कह सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमको संदेहास्पद लग रहे हैं, हमको इस पे डाउट है, तो आपके सामने वो इंक्वायरी भी कर सकता है और आपको ये कह सकता है कि आके मुझको सेटिस्फाइड करो कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, आपने जो डिटेल्स दिए हैं वो बराबर है। इसीलिए ये कोशिश होनी चाहिए कि पुराने वाले से ही पहले हो जाए, नए के लिए बाद में आप जाएं। आप ये ना सोचें कि नहीं मिल रहा है, कौन जद्दोजहद करे, चलो फॉर्म 6 भर देते हैं। फॉर्म 6 भी तो ऑप्शन है, वो कोशिश कम कीजिएगा। पुराने वाले से ही आपका मैच हो जाए जिससे डिलीशन ना हो और आपको नए फॉर्म के लिए जद्दोजहद ना करना पड़े। इस मुहिम के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जुड़े, इसके बारे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, लोगों को SIR के बारे में पता है और लोग स्वयंभू जुड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए उनको जोड़ने के लिए जो कड़ियाँ होती हैं वो शायद NGO होती हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं और आप जैसे साथी होते हैं जो जिनके माध्यम से हर लोगों तक उनके मोबाइल पर, उनके टीवी पर ये समाचार पहुंचता है। आप लोगों के माध्यम से लोगों के पास ये पहुंचे और लोग इसको जागृत हों। अपने यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हों, कॉरपोरेटर हों, विधायक हों, जो लोग इलेक्शन लड़ते हों, उन तमाम लोगों से संपर्क करें, उन पर दबाव बनाएं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़्यादा से ज़्यादा BLA अपॉइंट करें जो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है और वो BLA आपको मदद करें आपका फॉर्म भरने में। अच्छा, जो BLA या BLO जो भी आएंगे घरों में, तो ऐसे में कई बार ये भी होगा कुछ लोग वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे उनकी, तो उसमें कानूनी कुछ दावपेच रहेगा या ऐसा कुछ आप कानूनी से बता सकते हैं थोड़ा सा? BLO जो है उन्होंने अपनी गाइडलाइन में कहा कि BLO स्पोक पर्सन नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो आप ये कोशिश ना करें कि BLO आपको कुछ वीडियो पे जवाब दे, जो बिहार में हो रहा था। और कई सारे BLO क्योंकि बहुत छोटे ऑफिसर होते हैं, कहीं के कोई क्लर्क होते हैं, कहीं के कोई टीचर होते हैं, कहीं के कोई बहुत छोटे छोटे ऑफिसर्स होते हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं होता है। वो खुद इस प्रक्रिया से परेशान है क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी के अलावा ये दूसरी ड्यूटी करनी पड़ती है। कई घंटे काम करने के बावजूद वो बेचारे ये काम करते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि वीडियो बनाने के चक्कर में ना रहकर सीधे उनसे प्यार मोहब्बत से हम सारी डिटेल्स अपनी करवा लें और अपना रिसिप्ट लाना, वीडियो बनाना भूल जाएंगे चलेगा, रिसिप्ट लेना ना भूलें कि आपका जो एनोमरेशन फॉर्म जमा हुआ है उसका रिसिप्ट आप BLO से ज़रूर लें। सर, कोई साल बता देंगे आपकी?
कितने साल से लेकर कितने साल तक कोई रिक्वायरमेंट? देखिए 2002 में जिनका यादी में नाम होगा या उनके माता पिता का नाम होगा तो उनके एपिक नंबर या रिलेटिव का नाम होगा तो उससे उनका एपिक नंबर और कोई एक डॉक्यूमेंट, अगर 1987 के पहले उनका बोर्न है तो एक डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर नाम नहीं है और 1987 से 2004 के बीच के डेट ऑफ बर्थ वाले लोग हैं तो उनके लिए एक डॉक्यूमेंट उनका और एक माता या पिता में से किसी का जिसका भी नाम पुरानी यादी में हो, उनमें से 2004 के बाद के जो बॉर्न हैं उनके लिए उनके एक डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट और माता पिता के दोनों के एक डॉक्यूमेंट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। स्वाति जी, पहले आपने चैनल के माध्यम से ये कहा था कि ये सरकार ने 2014 से ही सबको काम में लगा दिया है, कहीं ना कहीं बिजी रखा है, ये कह सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल लोग तो ठीक है लेकिन सामाजिक संस्थाएं भी इसी काम में लगी, कैसे देखते हो अब SIR को लेकर? हाँ, ये गुमराह करने का तरीका बोल सकते हैं, थकाने का तरीका बोल सकते हैं, पर इससे हमारी खुद की भी जिम्मेदारी थोड़ा और बढ़ जाती है कि थकने से ज़्यादा इंटेंशन को समझ के हमारी क्या जिम्मेदारी है उसको हम देखें। जैसे कि मैंने SIR के लिए भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन से जिम्मेदारी छीन के हमारे कंधों पे डाल दिया गया है, तो ये भी बात हो रही थी, कोई बोल रहा था कि राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसमें कोई बोल रहा था कि हम उन पे भी रिलाई नहीं कर सकते। तो मैं दोनों ही चीज़ों से सहमत हूँ कि हमें उम्मीद भले हम रखें राजनीतिक पार्टियों से, पर अल्टीमेटली हमको जिम्मेदारी तो अपने हाथों में ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर नागरिक अपने आप को एक इंडिविजुअल की तरह देखेगा, अपने आसपास के नागरिकों को अपने समाज की तरह देखेगा, और ही लोकतंत्र तो पूरे देश का होता है ना। और जब तक कुछ का है बाकियों का नहीं है तो किसी का भी नहीं है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमको उसको समझना पड़ेगा। और बाकी 2014 या 19 जो भी होता जा रहा है, कुछ भी अब चौंकाने वाला तो रहा नहीं है ये सरकार जो करती है, पर फिर भी बहुत दुख की बात है कि 2025 में हमको इस मुकाम पे पहुंच जाना चाहिए था कि जो लोग बेघर हैं, जिनके बैंक अकाउंट नहीं है, जिनके हाई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, हम उनको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं इस सूची में। हमको उस विषय में बात करनी चाहिए थी, पर उल्टा हो रहा है कि जो लोग हैं उनको और निकाला जा रहा है, गलत नामों को जोड़ा जा रहा है जिनके नाम से BJP को वोट जाएगा। तो अब पूरे देश की तो जिम्मेदारी मैं किसी को क्या ही याद दिलाऊंगी, पर हम गुजरात और अहमदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, 2002 में जिन इलाकों से छोड़ के जिन इलाकों में जाना पड़ा मजबूरी में, और उसके बाद से जहाँ जहाँ डेमोलिशंस हुए हैं, या 2025 में बचे हुए जो 2 महीने हैं 2026 और 2027, ये बातें ख़त्म तो या कम तो नहीं होने वाली हैं। तो जितने भी ऐसे इलाके हम उनकी लिस्ट बना के पहले उन इलाकों से काम शुरू करें, क्योंकि एड्रेस चेंज हो रहा है, किसी का काम कहीं और हो रहा है, घर कहीं और है, बच्चों के स्कूल चेंज हो रहे हैं, मूवमेंट बहुत है, तो उससे भी उनके वोटिंग पे फ़र्क पड़ता है। तो इन इलाकों के लोगों की मदद करना सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जिसके लिए हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। और भी जो बदलाव हुए हैं, जैसे कि एक नया बदलाव है जिससे बहुत फ़ायदा तो नहीं होगा, पर हमको उसके बारे में जागरूक रहना पड़ेगा कि अब जैसे जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनमें अब ये उन्होंने एक छोटी सी रिलीफ दी है कि उनके परिवार का कोई और सदस्य उनके लिए हस्ताक्षर कर सकता है। पर अब ये भी है कि जो पूरा ही परिवार चला गया तो घर में कोई होगा नहीं वो हस्ताक्षर करने के लिए, पर जिनके परिवार के कुछ लोग बचे हैं उस घर में वो हस्ताक्षर करने के लिए वही बात की जानकारी रखते हों ताकि वो उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो ये जो छोटे मोटे बदलाव होते रहेंगे आए दिन, हम उसको लेके अवेयर रहें और दूसरों तक भी ये जानकारी पहुंचाएं ताकि उनका कम से कम इस्तेमाल करने से लोग वंचित ना रह जाएं। और हाँ, खुद भी जो हो सकता है करें, अपने नाम चेक करें, अपने आसपास के लोगों के नाम चेक करें, जो खुद नहीं कर सकते इसका पूरा प्रोसेस हम उनकी मदद करें, फिर चाहे वो आम नागरिक हो, वो कोई सिविल सोसाइटी के लोग हों, वो राजनीति से जुड़े लोग हों, या आप जैसे लोग हों जो लोगों तक और बात पहुंचाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, कैसे देखते हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से हो और इस काम को लेकर सबको ही आगे आना पड़ेगा, खास तौर पर पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा जोर दिया गया? ज़रूर, मैं जिस पार्टी से हूँ उसका नाम है SUCIC, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी। तो हम मानते हैं कि ये जो देश है इसमें मज़दूर हैं, किसान हैं, आम जनता है, इसके ज़्यादा नंबर है
और इलेक्शन कमीशन का काम है कि ऐसे कॉमन लोग अच्छी तरह वोटिंग करने के लिए आगे आए। मगर ये जो सर लेके आ रहे हैं ये एक भयानक अटैक है ये आम जनता पर, और ख़ास करके कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है। उन लोगों का नाम हटाया जाए ताकि ये जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है आज जो हमारे जीवन के हर एक पहलू में जो संकट ला रहे हैं, वो बेकारी हो, महंगाई हो, कुछ लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सबका जो कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, लोगों का जीवन तहस नहस हो रहा है। ऐसे टाइम लोग चिढ़े हुए हैं, लोग रास्ते पर आके इसके सामने आवाज़ उठाने जा रहे हैं, तब ये SIR ये सब ला के लोगों को लाइन में फिर से खड़ा किया जाएगा। तो ये प्री प्लानिंग अटैक है, तो ये पूरी साजिश है। इसके सामने हम ठीक है, सभी लोग जो सर का जो टेक्निकली है अगर आ गया है तो हम उसमें किस तरह हेल्प कर सके, किसी के नाम ना काटे जाए। और आप जिस तरह आप लोग भी, आपकी चैनल ये सभी भी जो ये कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आज समाज में अदा कर रहे हैं। आप लोग काफ़ी बार मैंने देखा है कि लोगों के सही में जो प्रॉब्लम है, आप लोग रास्ते में आके जो लड़ते हैं उनके साथ खड़े रह के आप लोगों की आवाज़ भी पहुंचाते हैं आपके माध्यम से। मगर ये भी पहुंचाने की ज़रूरत है कि लोग उठे, जागे और रास्ते पे आके सबको बोले ये सर गलत है, ख़तरनाक है, इसको नहीं चाहिए हमको, ये वापस लो। और इस तरह का मूवमेंट हो ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता लक्ष्य है, जो भी हो, जो कैपिटलिस्ट हम देखते हैं काफ़ी पार्टी है, तो उनकी काफ़ी लोगों की जो एक ही इंटरेस्ट है किसी भी तरह सत्ता में पहुंच जाए, तो वो भी हिडनली ज्ञाति, जाति, धर्म, कौम पे RSS BJP तो कर ही रहा है। कुछ पार्टी भी मान लो सेकंड थर्ड पोजीशन में रह के यही पॉलिटिक्स करती है, तभी तो इस पार्टी के उस पार्टी में जाते हैं, वेलकम करते हैं और फिर ये लोग किसी भी तरह सत्ता में जाते हैं। मगर जो हमारे बर्निंग प्रॉब्लम है आज के, उसके सामने अगर आवाज़ नहीं उठेगी देश में तो हमारा सबका जीवन बहुत बर्बाद हो रहा है। तो हमारी पार्टी की एक ही आवाज़ है, इनके सामने हम आवाज़ उठाए, सर नहीं चाहिए हमको, और साथ साथ में जो हमारे जो आम जीवन के जो प्रश्न हैं उनको भी हल कीजिए। तो मूढ़ीवाद हो बर्बाद, आम जनता का लोक आंदोलन हो जिंदाबाद, यही नारा लेके हम ये सब काम कर रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जयेश पटेल। ये लग रहा है सर, जैसे आपने कहा कि एक ही तबके को टारगेट किया जा रहा है, मतलब एक तबका तो यही है कि सबसे ज़्यादा बहुमती वाला हिंदू है, दूसरी बहुमती मुस्लिम समुदाय की है, तो खुलकर ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम श्योर ये काफ़ी देखिए, बिहार में जो हुआ वो जानते हैं, राइट। बिहार का रिजल्ट हमारे सबके सामने है, तो मुस्लिम को टारगेट करके नाम हटाए जाते हैं। गरीब ऐसे लोग जो हैं कि जो सही में आवाज़ उठाए, दलित लोग भी कुछ जो आवाज़ उठाते हैं, ये प्री प्लानिंग अभी तक ऐसी इस तरह भी ये लोग करते ही आ रहे हैं। तो ये मान लो इतना कॉम्प्लिकेटेड ये मेथड लेके आ रहे हैं, आम जनता को समझाना भी मुश्किल हो जाएगा कि किस तरह इसके सामने। तो एक ही चीज़ है कि भाई ये आप पर हमला है, ये भयानक नहीं चाहिए हमको, ये अपोज करो सब इसको। सर एक नारा था, मोदी जी अक्सर इलेक्शन जब होता है तो ट्वीट करते हैं, पहले मतदान फिर जलपान। क्या आप मतदान का जो अधिकार है उसे भी छीनने की कोशिश हो रही है? जरूर, मैंने पहले ही बताया, इलेक्शन कमीशन का एक ही जिम्मेदारी है कि कोई भी सही जो वोटर है वो सामने इजीली आए, अच्छी तरह आए और वो वोटिंग करे। मगर हम जानते हैं कि अभी तो जो इलेक्शन भी हो रहा है, जेन्युइन इलेक्शन नहीं होता है, और गुंडागिरी भी जो हो रहा है, बूथ कैप्चरिंग भी हो रहा है, तरीके नए नए आ रहे हैं, और जो इस तरह वो वोटिंग करने काफ़ी लोग जाते हैं उसको जाने भी नहीं देते हैं। जहां वो देखे कि यहाँ हमारा वोट नहीं है तो वहाँ दंगे बंगे करवा देते हैं, और काफ़ी जगह में बोगस वोटिंग भी होता है। तो ये तो किसके लिए जलपान ये सब जो है हम जानते हैं, मूल उनका एक ही है कि आज अदानी हो, अंबानी हो, उनकी सेवा किस तरह की जाए फिर से सत्ता लेके। तो ये देखिए कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है अहमदाबाद में, तो क्या होगा? अभी जो हमारे बर्निंग प्रॉब्लम है कि इतने खड्डे हैं, गटर का ठिकाना नहीं है, पानी लोगों के घर में आ रहा है, पीने का पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, VS हॉस्पिटल जैसे बंद करने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम तो है। तो जानते ही हैं लोग, तो ये गुजरात मॉडल क्या कहते हैं, कुछ ब्रिज भी गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं।
अभी देखिए बाढ़ इतना नहीं आया है बारिश, तो भी किसान बर्बाद हो गए, छोटे मोटे और भी गांव में ब्रिज गिर गए हैं। तो ये हालत तो बहुत ख़राब है। छोटे मोटे दंगे भी होते थे, करवाते हैं ना। आम जनता को देखिए, कोई हिंदू मुस्लिम किसी में इंटरेस्ट नहीं। आम जनता को अपना पेट भरना है, अपने बच्चे को पालना है। आम जनता को जरा भी इसमें इंटरेस्ट नहीं। ये लोग प्री प्लानिंग डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज से ये लोग सीखे हैं, तो ये आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत थैंक यू। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।